हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अमर्स एकेडमी इजी वे टू लर्न। दोस्तों, आप सबका हमारे इस यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आप लोग जानते होंगे जैसे इस चैनल के माध्यम से आपको बहुत सारे कंपटीशन एग्जाम से रिलेटेड जो भी मैथ की प्रिपरेशन होती है वो हम कराने की कोशिश कर रहे हैं। और इस सीरीज में जैसा कि देख पा रहे होंगे आप, लेखपाल मैथ का प्रैक्टिस सेट नंबर 3 है। इसके पहले हमने प्रीवियस ईयर के 2 प्रैक्टिस सेट किए थे। प्रीवियस ईयर मतलब 2015 में जो मैथ का सेक्शन आया था, मैथ सेक्शन, वो हमने पूरा अच्छे से एनालिसिस किया है उसका, और सारे के सारे मैथ के क्वेश्चन भी सॉल्व किए हैं। बहुत आसानी से, बहुत अच्छे तरीके से आप लोगों को क्वेश्चन कराए गए हैं। अगर वो वीडियो अभी तक आप लोगों ने नहीं देखा है तो उसका लिंक या उसके प्लेलिस्ट की जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, और उस वीडियो को जरूर चेक इन करें, क्योंकि वहां से आप लोगों को पता चलेगा कि प्रीवियस ईयर जो लेखपाल का पेपर आया था, क्वेश्चन मैथ से रिलेटेड क्वेश्चन उसमें कैसे थे। इसके अलावा इसके आगे की सारी सीरीजें, जैसे अब ये पार्ट 3 हमारा यहाँ पे प्रैक्टिस सेट है, जो प्रीवियस ईयर के को बेस मानकर आगे आने वाले पेपर के लिए जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकते हैं उनके बारे में डिस्कशन किया गया है। तो यहाँ 25 क्वेश्चन होंगे, और ऐसा भी नहीं है जो क्वेश्चन है सिर्फ लेखपाल के लिए। इसके अलावा जो यूपी पेट का बच्चों एग्जाम तैयार प्रिपरेशन कर रहे हैं, नेक्स्ट यूपी पेट की आएगी, या फिर जो लोग यूपी टेट की तैयारी या सुपर टेट की तैयारी जिसमें भी मैथ पूछी जाती है, उन सारे के सारे एग्जाम में क्वेश्चन आपको हेल्प करने वाले हैं। ग्रुप डी के क्वेश्चन, एनटीपीसी सीबीटी 2 के क्वेश्चन, ये मैथ के क्वेश्चन सब मतलब अच्छे लेवल के दिए गए हैं यहाँ पे। तो आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कर लें, और अपने दोस्तों को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। चलिए बढ़ते हैं हम आज के अपने प्रैक्टिस सेट 3 पे। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर पहला हमारे पास दे रखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट सॉल्व करते हैं। इसको आप लोग पहले खुद से ट्राई करेंगे, सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, उसके बाद हम सॉल्व कराएंगे। तो चलिए जल्दी से इसको ट्राई करिए। क्वेश्चन है कॉस स्क्वायर थीटा -1 इन ब्रैकेट कॉट स्क्वायर थीटा +1 इन ब्रैकेट +1। इसका आंसर देना है हमको। कौन सा ऑप्शन इसमें बिल्कुल करेक्ट होने वाला है। तो जैसा कि देख पा रहे होंगे आप लोगों को ये फॉर्मूला पता होगा कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। ये हाई स्कूल लेवल का क्वेश्चन है, और यहाँ पे जो भी क्वेश्चन की सॉल्यूशन होगा वो बिल्कुल अच्छे लेवल से होगा, बहुत ज़्यादा शॉर्ट नहीं और बहुत ज़्यादा लॉन्ग नहीं, बिल्कुल मीडियम लेके चलेंगे हम लोग। तो ये फार्मूला मैक्सिमम लोगों ने देखा ही होगा जो भी हाई स्कूल में साइंस से पढ़े हुए हैं। तो यहाँ से अगर हम कॉस स्क्वायर की वैल्यू निकालेंगे, कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू ये होता है 1 माइनस, ये साइन जो है साइन उधर ट्रांसफर हो जाएगा, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा ही हो जाएगा। अब कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हम यहाँ पे पुट करते हैं। एक और फार्मूला आप लोगों ने देखा होगा, सेक स्क्वायर थीटा, कॉसिक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो यहां से अगर हम लोग कॉट स्क्वायर थीटा निकालने की कोशिश करते हैं, कॉट स्क्वायर थीटा, तो ये आता है कॉसिक स्क्वायर थीटा -1। ठीक है, तो कॉट की जगह पर हम लोग कॉसिक स्क्वायर थीटा -1 पुट करने वाले हैं, और कॉस स्क्वायर थीटा की जगह पर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा पुट करने वाले हैं। तो देखिए कैसे सॉल्व होगा तुरंत। तो कॉस स्क्वायर की जगह पर लिखा मैंने 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, आगे -1 दिया, इसको एस्टिच लिख दिया इन ब्रैकेट। कॉट स्क्वायर थीटा को लिखा कॉसिक स्क्वायर थीटा -1 और +1। यहां से देखेंगे प्लस का 1 -1 कैंसिल आउट हो जाएगा। अच्छा, कॉसिक स्क्वायर थीटा -1 और साथ में एक +1 है यहाँ पे, और उसके बाद ये +1 है। तो यहाँ देखेंगे प्लस माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहां से बचेगा माइनस साइन स्क्वायर थीटा इंटू ये बचेगा कॉसिक स्क्वायर थीटा +1 इक्वल टू, अभी पता नहीं कितना आएगा इक्वल। तो वैसे नॉर्मली हम लोग जानते हैं साइन स्क्वायर को लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉसेक स्क्वायर थीटा इंटू कॉसेक स्क्वायर थीटा।
यहाँ से कॉसिक स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये वैल्यू बचेगी -1 और सामने +1 लिखा है, टोटल कैंसिल आउट हो जाएंगे और आंसर क्या आ जाएगा 0। तो ऑप्शन नंबर 20 इसका जो होगा करेक्ट आंसर होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 आप जैसे देख पा रहे होंगे कि उस न्यूनतम संख्या के अंकों का योग बताइए, अंकों का योग बताइए, मतलब कोई नंबर है उसका अंकों का योग बताना है, सम ऑफ डिजिट्स, जिसे 62, 53, 55 में से घटाने पर एक पूर्ण वर्ग बन जाए। अब कोई नंबर ऐसा है जिसको इसमें से घटाने पर हमको एक पूर्ण वर्ग संख्या मिलनी चाहिए। तो इसका बेसिक तरीका क्या है, देखो पहले हमको वर्ग निकालने की विधि पता होनी चाहिए, जिसको हम लोग भाग विधि कहते हैं। तो यहां पे लिखते हैं 62, 53, 55 और फिर बैक साइड से डबल जोड़े बनाते हैं, क्योंकि वर्गमूल निकालना है बैक जोड़े। अब जो ये सबसे फर्स्ट वाला पेयर है ये 62 है। अब कोई नंबर यहाँ पे ऐसा सपोज करते हैं जिसका स्वयं मल्टीप्लाई करने पर 62 या इससे कम आए, तो देखेंगे नंबर होगा 7 मल्टीप्लाई करेंगे 49 आएगा। अगर 8 का करेंगे तो 64 आ जाएगा। 8 8 जा 64, तो नंबर ज्यादा हो जाएगा, तो उसको हम लोग नहीं काउंट कर लेंगे। अब ये जो नंबर लिखा हुआ है इसको यहीं पे ऐड किया जाता है, तो 7 + 7 14 हो जाएगा। ये यहाँ पे माइनस करके हम लोग माइनस करेंगे तो 3 और 1। अब एक पेयर और यहाँ पे उतार लेंगे तो 1353। अब एक नंबर फिर हमको सपोज करना है, जो नंबर यहाँ पे रखा जाएगा वही नंबर यहाँ रहेगा, सेकंड नंबर, उसका आपस में मल्टीप्लाई करने पर ये 1353 के आसपास की वैल्यू आएगी। तो नंबर क्या होता है, तो नंबर लगभग सपोज करते हैं 8 या 9 के आसपास जाएगा, तो 9 सपोज करते हैं 9, तो यहाँ पे भी 9 होगा। फिर 9 का 9 से मल्टीप्लाई करेंगे 81, 9 9 81 8। 9 का 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 9 चौक 36 और 8 कितना हो जाएगा 36 4 40 4 44। 44 की 4 1 4 बचा, फिर 9 का 1 से गुणा करेंगे 9 कम 9 4 13 1341। तो यहाँ पे 7 9 ये पूरा कैंसिल आउट होता है, तो 9 लिखा था तो 9 यहाँ पे ऐड करना पड़ेगा, तो टोटल नंबर 18 यहाँ पे आ जाएगा 5 1 158। यहाँ पे माइनस करेंगे 2 1 12 और एक पेयर और उतार लेंगे जो शायद दिया है 55। अब यहाँ पे क्या नंबर रखा जाए कि इससे मल्टीप्लाई करने पे पूरा कैंसिल आउट हो जाए। तो मान लो हमने यहाँ पे 1 रखते हैं, सपोज दैट 1 रखा, तो 791 जो होगा 791 1 रखेंगे तो यहाँ पे 1 होगा। 1581 का जब 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो 1255 से ज्यादा वैल्यू आएगी। इसका मतलब हम लोग 1 नहीं रख सकते, 1 रखेंगे तो जो भी हमको नंबर मिलेगा वो क्या होगा, जिस संख्या का ये पूर्ण वर्ग है उससे 1 नंबर ज्यादा होगा। मतलब यहां पे अगर 791 है तो नंबर कितना रहा होगा 790। तो ये संख्या जो होगी किसके वर्ग होगी, पूर्ण वर्ग किसके बराबर होगी, लगभग 790 के आसपास। अब इसको ध्यान से देखते रहेंगे, 790 91 के बीच की कोई नंबर है या 90 हो सकता है। अब देखो घटाने पर पूर्ण वर्ग बना जाए तो इसमें से ऐसा क्या घटाओ कि 790 का पूर्ण वर्ग हो जाए, क्योंकि एक बार में जब मल्टीप्लाई करोगे तो 1581 आएगा। तो मतलब ये नंबर जो है 791 ये किसी इससे बड़ी संख्या का वर्ग होगा, तभी तो यहाँ पे ज्यादा नंबर आ रहा है। ये जो नंबर लिखा है 62 53 55 इससे कोई नंबर बड़ा रहा होगा, ठीक। तो उसका पूर्ण वर्ग कौन आएगा 791, क्योंकि यहाँ पे मल्टीप्लाई करने पे 1581 आ रहा है। अब अगर ये नंबर ऑलरेडी 1581 आया होता, मान सपोज कर लो 1581 होता ये नंबर, तो यहाँ पे पूरा कैंसिल आउट हो जाता। तो हम कहते कि 791 क्या है, इसका पूरा क्या है, वर्ग है, वर्गमूल है। लेकिन क्या ऐसा हुआ, नहीं हुआ, 791 का वर्ग नहीं है। अब बोला जा रहा है तो किसका हो सकता है, 790 का हो सकता है। अब 790 का होता कितना है, 790 का हम लोग अगर मल्टीप्लाई करेंगे 790 इंटू 790 तो ये हमारे पास मिलेगा 7990 9981 9 7 63 63 और 8 71
9 सत्ते 63, 7 से करेंगे 0, 7 9 63, 7 सत्ते 49, 6 55। तो यहाँ पे देखेंगे 0 0 1 4 7 5 12 6, 62 41 100, 62 41 00। ये क्या है 62, ये मतलब 62 41 00। अगर ये नंबर होता 62 41 00, तो ये 790 का क्या होता वर्गमूल होता। लेकिन कह रहा है कि अब 62 53 55 में से क्या घटाने पर एक पूर्ण वर्ग प्राप्त हो जाए। तो देखो अगर इसमें से हम 5 5 और 2 255 और 1 12, एक और बचेगा। इतना अगर हम सेपरेट कर दें 62 53 55 में से अगर हम 1255 माइनस कर देते हैं तो जो नंबर बचेगा वो हमारे पास क्या बचेगा पूर्ण वर्ग बचेगा। किसका पूर्ण वर्ग है ये 790 का है। तो इसका मतलब कि 1255 ऐसा नंबर है जिसको घटाने पर 62 53 55 में से अगर इसको घटा देंगे तो जो नंबर बचेगा वो पूर्ण वर्ग नंबर बचेगा। तो यही हमको पूछा गया था कि क्या घटाया जाए कि पूर्ण वर्ग हो जाए। तो 1255 घटाओ पूर्ण वर्ग हो जाए। लेकिन पूछा गया था संख्या के अंकों का योग। तो 1 + 2 + 5 + 5, तो 5 5 10 3 13। सी पार्ट इसका जो होगा राइट आंसर हो जाएगा। 13 होगा इसके अंकों का योग। यही कॉन्सेप्ट ऐसे क्वेश्चन पे लगता है। कैलकुलेशन थोड़ा लेंदी मिलेगी लेकिन आसानी से हो जाएगा। अब यहाँ पे अंकों का योग पूछा था। अगर डायरेक्टली पूछा जाता कौन सी संख्या घटाई जाए तो ऑप्शन से कर सकते थे बहुत जल्दी। मान लो एक ऑप्शन में 1255 दिया होता तो 1255 घटा के देखते, फिर जो बचता उसका इस तरह से पूर्ण वर्ग निकाल लेते। अगर पूर्ण वर्ग आ रहा है तो इसका मतलब 1255 ही वो नंबर है जिसको इसमें से घटाने पर जो नंबर प्राप्त हुआ है वो एक पूर्ण नंबर है। उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। अगर बात समझ में नहीं आती है तो वीडियो को एक बार थोड़ा सा रिपीट करके देखो, पूरी बात समझ में आ जाएगी ये क्वेश्चन कैसे लगा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। चलिए दोस्तों इसको सॉल्व करिए। 2 सेकंड का टाइम है आपके पास, जल्दी जल्दी आंसर बताइए। आंसर अपनी कॉपी में लिखिए और चेक करिए कि कितने सही करते हैं कितने गलत करते हैं। ये आपका काम है, इसको जरूर किया करिए। मुझे तो सॉल्व करना है तो मैं सॉल्यूशन सारा करा दूंगा। वीडियो को पुश कीजिए और उसके बाद अपने आप कॉपी पे क्वेश्चन लगाइए। उसके बाद फिर से सॉल्यूशन देखिए कि आपका क्वेश्चन सही आता है। तो चलिए सॉल्यूशन शुरू करते हैं इसका। 2.36 का बार -3.05 का बार +4.33 का बार। अब इसको 36/99 लिखेंगे, प्लस लगा देंगे, बीच में प्लस लगा सकते हैं। -3 प्लस ये 05/99 है, इसको भी लिख सकते हैं ऐसे, +5 प्लस 33/99। अब जो यहाँ पे इंटीजर है वो अलग पार्ट रखते हैं, फ्रैक्शनल पार्ट अलग रखे हैं। 2 - 3 + 4, इसको एक अलग ब्रैकेट में रखना। तो 36/99 -05/99 और प्लस है, सॉरी, प्लस 33/99। इसको देखो सॉल्व करेंगे। 4 2 6 -1 3 बचेगा। इधर 99 एलसीएम मिल जाएगा तो ऊपर डायरेक्टली लिख सकते हैं 36 + 05 + 33। तो इसको ऐड कर देंगे डायरेक्टली। तो 3 इन ब्रैकेट ऊपर कितना आ जाएगा 6 5 11 3 14 की 4 हाथ से लाया 1 आएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा 4 4 4 3 7 74/99। अब ये 99 हटाएंगे तो ऊपर फिर से बार लग जाएगा। तो 3.74 का बार। तो 3 पॉइंट कुछ गड़बड़ हुआ है, 33 66 हो गया। अच्छा 36 है, 05 है, 33 है। तो 5 3 8 8 6 14 की 4 हासिल है 1, तो 3 3 6 7 3.74 का बार आ रहा है। लेकिन ऑप्शन नंबर आपका कोई मैच नहीं कर रहा है। 3 3 6, ओ सॉरी, यहाँ पे ये देखेंगे माइनस है तो यहाँ माइनस ही हो जाएगा।
ये माइनस रहेगा, इसको माइनस करेंगे तो 36 6 3 9 और 69 हो जाएगा। 69 माइनस 5 तो 64 आएगा। ये 64 आएगा और लास्ट में 64 का बार, तो 3.64 का बार ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। आगे क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। इसको सॉल्व करके देखिए। चलिए फटाफट करिए फटाफट। लेखपाल का पेपर देने जा रहे हो, इतना क्वेश्चन नहीं सॉल्व कर पाओगे तो क्या करोगे? चलो करो फटाफट। क्वेश्चन दिया हुआ है 8 की पावर 12 इंटू 64 की पावर a इंटू 40 की पावर 24 इंटू 25 की पावर 13 इक्वल टू 40 की पावर 50। अब इसमें दिख रहा होगा कि ये 8 की पावर और 5 की पावर में पूरा काउंट करना पड़ेगा। जैसे 8 की पावर 12 है ये इंटू, तो ये हो जाएगा 8 स्क्वायर की पावर a इंटू, इसको लिख सकते हैं 8 इंटू 5, 8 पंचे 40 होता है, तो 8 इंटू 5 की पावर 24 प्लस 5 की स्क्वायर का पावर 13 बराबर 5 गुणे 8 की घात 50। अब इसको देखो क्या करोगे, 8 की पावर 12 दिया है इंटू ये पावर ऊपर ऐड हो जाएगी तो 8 मल्टीप्लाई हो जाएगी 8 की पावर 2a, ये अलग अलग कर देंगे। 8 की पावर 24, 5 की पावर 24 और इंटू के बाद 5 की पावर 13 दूनी 26, इनका भी पावर का और मल्टीप्लाई हो जाएगा इक्वल टू 5 की पावर 50 और 8 की पावर 50। ये पूरा कर लिया। अब इधर देखो 8 8 8 बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएगी, तो 8 की पावर टोटल आएगी 2a प्लस 24 24 12 12 24 12 24 25 26 4 2 6 36 यहाँ पे आ जाएगा 2a प्लस 36 इंटू 5 की पावर टोटल कितनी है, 5 की पावर है 6 4 10 0 50, 5 की पावर 50। अब इक्वल में भी लिखा है 5 की पावर 50 इंटू 8 की पावर 50, तो यहां से 5 की पावर 50 5 की पावर 50 टोटल कैंसिल हो जाएगा। अब इधर 8 की पावर 50 है, इधर 8 की पावर 2a प्लस 36। अब देखो बेस बराबर मिलता है तो उनकी घातें भी क्या होंगी, बराबर होंगी। तो यहाँ पे जो 2a प्लस 36 है ये इक्वल हो जाएगा 50 के, तो 2a इक्वल टू हो जाएगा 14। यहां से a की वैल्यू निकल के आएगी 7, तो 7 जो होगा वो इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। a की वैल्यू पूछी गई थी तो a की वैल्यू क्या होगी, 7। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। 24 मीटर लंबे और 14 मीटर चौड़े एक खेत में 9 मीटर लंबा 4 मीटर चौड़ा और 1.5 मीटर गहरा एक टैंक खोदा गया है। यदि खोदी गई मिट्टी को समान रूप से शेष खेत में फैलाया जाए तो खेत की कितनी ऊंचाई बढ़ जाएगी। कह रहा है कि ये हमारे पास एक खेत है, खूब बड़ा सा खेत है और इसमें यहाँ पे एक टैंक खोदा गया है, ठीक है, और इस टैंक से जो मिट्टी निकली है वो पूरे खेत में डाल दी गई है। पूरे खेत में क्या की गई है, मिट्टी डाल दी गई है। तो पूरे खेत की जो ऊंचाई है, ये टोटल ऊंचाई जो है खेत की, ये कितने सेंटीमीटर इंक्रीज हो जाएगी, ये कहा गया है, ठीक है। अब क्वेश्चन समझ गए होंगे उम्मीद है। तो करते क्या है कि खेत का आयतन जो होता है, खेत का आयतन ये बराबर होगा उस गड्ढे का आयतन, गड्ढे का आयतन, ठीक। खेत का आयतन क्या, खेत की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई कितनी है, 24 मीटर लंबा 14 मीटर चौड़ा और 9 मीटर लंबा। लंबा खेत है 24 मीटर लंबे और 14 मीटर चौड़े खेत में, बस इतना है। अब इसकी ऊंचाई जो होगी, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, आयतन का सूत्र होता है खेत का आयतन, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, तो ये लंबाई हो गया, चौड़ाई हो गया, ये ऊंचाई हो गया। गड्ढे का आयतन भी क्या होगा, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, तो लंबाई 9 है, चौड़ाई 4 है और गहराई कितनी है इसकी, 1/3 है। तो यहां से देखोगे 3 त्रिक का 9, ठीक है, 9 चौक 36, 4 3 12,
तो 12 से 12 दूनी 24 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो h बराबर एक बचेगा 1/14 दूनी 28। ये सब मीटर में दिया था, लेकिन पूछा सेंटीमीटर में गया है सारे क्वेश्चन में, तो इसको 100 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो जब इसको डिवाइड करेंगे तो समथिंग आ जाएगा 3 पॉइंट कुछ आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, 3 पॉइंट कुछ आ जाएगा, तो इसका ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी 3.5 और लगभग 3.5 के आसपास ये पूरा का पूरा आंसर इसका आ जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चनों में कुछ नहीं करना रहता है, बस ये मेथड आप लोग नहीं भूलेंगे कि कोई भी गड्ढा हो, जैसे बेलनाकार गड्ढा होता तो बेलन के आयतन का सूत्र लगा देते, घनाकार गड्ढा होता तो घने के आयतन का सूत्र लगा देते। तो जितनी मिट्टी उस गड्ढे से या उस कुएं से निकलेगी वही मिट्टी क्या होगी, पूरे खेत पे समान रूप से फैला दी जाएगी। और उसके बाद क्या होगा कि वो कुएं पूरा टोटल खेत की ऊंचाई हल्की सी ऊंची उठ जाएगी, और वही ऊंचाई यहाँ पे पूछी गई थी। तो खेत का जो टोटल आयतन था वो हमने गड्ढे के आयतन के बराबर रखा, सारा कैलकुलेशन किया, और जो क्वेश्चन में लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दे रखी थी मीटर में दे रखी थी, लेकिन पूछा गया था सेंटीमीटर में, इसलिए इसको हमने 100 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो 3.57 समथिंग अबाउट दिस इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। बोला गया है किसी आदमी ने 20 दर्जन अंडे 720 रुपए में खरीदे हुए, प्रति अंडा किस भाव से बेचे ताकि 20% का लाभ हो। अब दोस्तों देखो, 720 रुपए के कितने अंडे खरीद रहा है, 720 रुपए के वो 20 दर्जन खरीद रहा है, एक दर्जन में कितना होता है 12। अब कह रहा है कि किस भाव से बेचे, किस भाव से बेचे कि उसको 120% का लाभ हो। ठीक है, तो सिंपली है वही क्वेश्चन है कि किस भाव से बेचे कि उसको 120% का लाभ हो। तो अगर यहां से निकाल के सॉल्व करके देखेंगे तो शायद हमारे पास इसका आंसर मिल जाएगा, किस भाव से बेचे कि ताकि उसका ये अच्छा, चलो कॉस्ट प्राइस यहां से निकाल लो, सीपी ये यहां से छोड़ो इसको भी। तो यहां से जब इसको सॉल्व करोगे 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, तो 2 से काटोगे 36 आ जाएगा, 12 3 36, कास्ट प्राइस आ गया 3। अब 3 पे वो क्या करेगा, 120% का लाभ लेगा, क्योंकि 100% कॉस्ट प्राइस तो इसका लेगा ही, साथ में क्या कर रहा है 20% का लाभ ले रहा है। तो 12 3 36, ठीक है, अपॉन 10, तो 3.60 इसका जो होगा डी ऑप्शन राइट आंसर होगा कि 3 रुपये 60 पैसा का हर चीज बेचेगा तो उसको इतने रुपए का लाभ होगा, 20% का क्या होगा लाभ होगा। कुछ नहीं था क्वेश्चन में, बस उसका पहले कॉस्ट प्राइस निकालना था, कॉस्ट प्राइस के बाद उस पर प्रॉफिट कैलकुलेट करना था। तो कॉस्ट प्राइस निकालने का सिंपल सा तरीका, कुल जो पैसे हैं 720 रुपए में कितनी चीजें मिल रही हैं, टोटल रुपए कितने हैं। जैसे मान लो कहीं गए दुकान पे गए हो, तो वहां पे क्या खरीदे हो, टॉफी। तुमने 10 रुपए की 25 टॉफी खरीद ली, 100 रुपए की 25 टॉफी। तुम दुकान पे गए, पूछा लाओ टॉफी दे दो, तो पूछा कितने की है, तो बोला 100 रुपए की 25 है, तो कहा ठीक है लो ले जाओ। तो एक टॉफी कितने की पड़ी, तो तुरंत कहोगे कि 100 डिवाइडेड बाई 24, 4 रुपए की एक टॉफी पड़ी है, 25 4 रुपए की एक टॉफी पड़ी। अब कह रहा है कि इसको 5 रुपए पे बेच दो, 5 रुपए के लाभ 5 रुपए पर बेच दो, तो कितने रुपए की बिकेंगी। तो देखा था 25 खरीदी गई थी, ठीक, 5 रुपए के हिसाब से बेचोगे तो 125 की बिकेंगी। तो देखो 25% का लाभ हो गया। 100 रुपए पे जितनी वैल्यू का लाभ होता है वही उसका परसेंटेज लाभ होता है। सेम काम यहीं पर किया गया है, बस यहाँ थोड़ा दर्जन वगैरह कंफ्यूज करने के लिए दे दिया है। कह तो ये रहा है कि 240 अंडे, क्योंकि 20 दर्जन है और एक दर्जन में 12 अंडे होते हैं, तो टोटल कितने हो गए, 12 दूनी 24, 240 अंडे कितने खरीदे हैं, 720 के। तो एक अंडे का मूल्य कितना होगा, 3 रुपया। कह रहा है कि 20% का लाभ हो, इस हिसाब से बेचो। तो हमने 3 रुपये 60 पैसे का बेचा, तो अब इस पे क्या होगा, टोटल 20% का लाभ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं, कितने वर्षों में 12% वार्षिक दर से 3000 का साधारण ब्याज 1080 हो जाएगा। अब सिंपल इंटरेस्ट साधारण ब्याज इक्वल टू होता है PRT/100।
या इसको कह सकते हो कि 100 रुपए पर एक साल में मिलने वाला जो पैसा होता है, ब्याज होता है, वही उसकी क्या होती है, दर होती है। जो ब्याज होगा वो क्या होगी, उसकी दर। मान लो 100 रुपए पर एक साल में 5 रुपए का ब्याज मिल रहा है, तो यही क्या होगी, इसकी दर। दर कितनी होगी, 5%। 100 रुपए पे 20 रुपए का ब्याज एक साल में मिल रहा है, तो दर कितनी हो जाएगी उसकी, 20%। ठीक है। अब क्वेश्चन अगर ऐसे सॉल्व करोगे शॉर्ट ट्रिक में, तो 100 रुपए पर यहां पे बोल रहा है कि 3000 का साधारण ब्याज 1080 हो जाएगा 12% वार्षिक ब्याज की दर पर। तो शॉर्ट मेथड से भी लगा सकते हो, जैसे 3000 रुपए, 100 रुपए पर जो एक साल का पैसा मिलता है वो क्या होता है, ब्याज होता है। तो ब्याज दोस्तों यहाँ पे कितना दे रखा है, ब्याज दिया है 12% वार्षिक दर से। इसका मतलब 100 रुपए पर एक साल में कितने रुपए उसको मिलते हैं, 12। यही बात हमने ऊपर समझाई है। ना समझ में आई हो तो दोबारा बात कान खोल के सुनो। देखो क्या है, 100 रुपए पर एक साल में जो ब्याज मिलता है वही उसकी क्या होती है, दर। या फिर इसको ऐसे कहो कि जो भी किसी भी साधारण ब्याज की दर होती है वो 100 रुपए पर एक साल में मिलने वाला ब्याज होता है रुपयों में। ठीक। मान लो 100 रुपए पर आपको एक साल में 10 रुपए का ब्याज मिल रहा है। ठीक है, ये 10 रुपए का ब्याज मिल गया एक साल में, तो यही क्या है, 10 इसकी क्या है, रेट है। 10% क्या है, इसकी रेट है। अब मान लो 100 रुपए पर 20 रुपए मिलता एक साल में ब्याज, तो दर क्या हो जाती, 20% हो जाती है। अगर कह रहा है कि दर क्या है, 7% है, अगर सवाल में कह रहा है कि दर क्या है, 7% है, इसका मतलब 100 रुपए पर एक साल में कितना रुपया मिलेगा, 7 रुपया मिलेगा। कह रहा है कि दर कितनी है, 13% है। तो इसके कहने का मतलब है कि 100 रुपए पर एक साल का ब्याज कितना मिलेगा, एक ईयर का ब्याज कितना मिलेगा, 13 रुपए मिलेगा। तो जितनी दर होती है, दर रेट, वो 100 रुपए पर एक साल में मिलने वाला ब्याज होता है। ये बात बहुत अच्छे से ध्यान रखेंगे, तभी मतलब ये ट्रिक से क्वेश्चन कर लोगे। बाकी फॉर्मूले से तो दुनिया करती है। तो चाहो अगर फॉर्मूला अच्छा लगता है तो फॉर्मूला अपनाओ, मेरा कोई फोर्स नहीं कि इस तरह से करो। लेकिन ये जो कॉन्सेप्ट बताया है, इसकी हेल्प से बड़े बड़े क्वेश्चनों को 2 सेकंड में हिला के रख सकते हो तुम लोग। इतना मैं वादा करता हूं आप लोगों से। ये वाला क्वेश्चन जैसे किया हमने कि 100 रुपए, जैसे 12% दर दे रखा था वार्षिक दर, तो इसका मतलब 100 रुपए पर जो एक साल का ब्याज मिलेगा वो कितना मिलेगा, 12 रुपए मिलेगा। अब कह रहा है यहाँ पे 3000 का साधारण 3000 जो है उसका वो है मूलधन है 3000। तो इस 100 को हम क्या करेंगे, 3000 बना लेंगे। 3000 बनाने के लिए देखो कुछ नहीं करना है, केवल 30 से गुणा करना है। तो इसमें भी 30 से गुणा करोगे तो 3000 में एक साल में कितना ब्याज मिलेगा, एक ईयर में, तो कहोगे 12 तिया 36 360 रुपए। ठीक है, दोनों तरफ क्या किया, 30 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो 3000 रुपए पर जो एक साल का ब्याज मिलेगा वो कितना मिलेगा, 360 रुपए। अब कह रहा है कि ब्याज कितना हो जाए, 1080 हो जाए, तो कितने साल लगेंगे, कितने साल लगेंगे। अब 360 को 1080 कैसे बनाओगे, किससे मल्टीप्लाई करोगे, तो 36 को कर दोगे 4 से अगर करोगे 36 चौको तो 4 छंग 24, 360 है, 4 से करोगे 3 18 और 3 चौके 12 और 1 13, 1380 बनेगा। 1080 लाना है, 3 से करके देख तो 36 को 36, 360 को 3 साल में कितना, 0 3 18, 3 तरक करना 1 10, 1080, मतलब 360 को अगर 3 से भाग करोगे तो कितना ब्याज हो जाएगा, 1080। जब यहाँ पे 3 से भाग किया गया है तो कितने साल, तो ईयर में भी 3 से भाग कर दो तो 3 ईयर आ गया कि 3000 रुपए पर 3 साल में जो टोटल ब्याज मिलेगा वो कितना मिलेगा, 1080 मिलेगा। तो सी इसका राइट ऑप्शन है। ये चीज क्विकली यहां से बहुत क्विकली आंसर निकाल सकते थे, बस कॉन्सेप्ट अच्छे से रिवाइज मतलब पता होना चाहिए, नहीं तो इससे अच्छा अगर प्रॉब्लम होती है इसमें तो डायरेक्ट इसको फॉर्मूले से ही सॉल्व करो तो और अच्छा है। बाकी फॉर्मूलेस करने में कोई दिक्कत नहीं है। देखो साधारण ब्याज कितना है, 1080 है, मूलधन कितना है, 3000 है,
दर 12% है, टी पूछा गया था, तो सिंपली फॉर्मूले में फिट करोगे तो और जल्दी आएगा। 2 जीरो इधर कैंसिल, 1 जीरो ये कैंसिल, तो 12 तिया 36 और 36 तिया 108, तो टी बराबर 3 ईयर आ गया। तो ये भी इसका बहुत अच्छा क्विकली आंसर दे सकता है, लेकिन बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन इससे भी आप लोगों के सॉल्व होने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 दिया है, 6 संख्याओं 38, 72, 53, 68, x और 87 में x अज्ञात है, इन संख्याओं का औसत 60 है। औसत क्या है? 60 है, तो x का मूल्य कितना होगा? औसत का सूत्र पता है सबको, कुल बटे संख्या। औसत कुल मतलब 38 प्लस 72 प्लस 53 प्लस 60 प्लस x प्लस 87 बटे 6 संख्याएं, तो 6 रख दिया। और औसत क्या है? औसत की जगह पर क्या रख देंगे? 60। तो 6 का इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा 36, 360 बराबर, इधर नंबर सारे ऐड कर लेंगे तो 7, 7, 3, 10, 10 2 12, 12, 8, 20 की जीरो हासिल है 2, 8 2 10, 10 6 16, 16 5 21, 16 5 21 और 21 7 28, 28 29 30 31, तो 310 ये हो गया प्लस x। 0 0 कैंसिल आउट, 36 में से 31 घटाओगे 5, तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 5 आ गई। अब x का मूल्य पूछा गया था, तो यहां से कुछ प्रॉब्लम आई है, इतना कम नंबर नहीं आएगा। यहां पे 68 रहेगा, ये 68 है, ये वैल्यू जो है ये 68 थे, यहां पे 60 रख दी थी। 60 था, 8 इंक्रीज हो जाएगा तो 318 आ जाएगा, यहाँ पे 318। अब 360 में से 318 माइनस करोगे, 360 माइनस 318 तो लगभग 42 के आसपास इसका जो होगा वो राइट आंसर मिलेगा। तो ये इसका सटीक आंसर होता है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। दे रखा है A अनुपात B 3:4, B अनुपात C दिया है 8:9, A अनुपात C पूछा गया था। 2 डिब्बे मिले, यहाँ पे 4 भरा जाएगा, यहाँ पे 8 भरा जाएगा, तो 8 त्रिक 24, इसका मल्टीप्लाई का 8 चौको 32, 9 9 81, तो A B C का जो रेशियो आ गया 24 32 81 आ जाता है। तो A और C का पूछा गया है, तो 24 इंटू 81, 3 दूनी 6, 3 7 21, 3 8 24, तो यहाँ पे हमको रेशियो क्या मिलेगा? ये 8 त्रिक 24, 8 चौके 32 और 9 9 चौक 36, सॉरी यहाँ पे 36 आएगा, 36। तो 4 से काटेंगे, 4 छंग 24, 4 9 36, 3 तरक का 9, 3 दूनी 6, तो 2:3 इसका जो होगा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा 2:3, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। दिया हुआ A किसी कार्य को 15 दिन में, B उसी कार्य को 12 दिन में, C उसी कार्य को 20 दिन में करता है, तीनों मिलकर उस कार्य को कितने दिन में कर सकते हैं? 60 एलसीएम मिल जाएगा। जिसको ये नहीं लेना आता है तो भैया बताया था कि 15 लिखो, 12 लिखो, 60 लिखो, ऐसे इसको गुणनखंड करना शुरू कर दो। 2 7 14, नहीं जो कैंसिल आउट होता है उसको काट दो, बाकी पड़ा रहने दो। 15 को छोड़ दिया, 12 कटा 2 से 6 हो गया, 60 कटेगा 2 से 30 हो जाएगा। 2 से 15 कटेगा, नहीं कटेगा, छोड़ देंगे, 2 3 6, ये भी कट जाएगा एक बार। 3 से काट लेंगे, 3 5 15, 3 1 3, 3 5 15, एक बार 5 से कैंसिल आउट हो जाएगा, 1 1 1, तो यहाँ पे 5 5 15 दूनी 30 दूनी 60, तो ये इनका एलसीएम आ गया। अब 15 से डिवाइड करोगे 60 को, 15 चौके 60, तो 4 यूनिट आया इसका क्षमता। 12 पंचे 60, इसकी 5 यूनिट आई। 20 से डिवाइड करोगे, 20 3 60, तो इसकी 3 यूनिट आई। तो तीनों द्वारा मिलकर किया गया काम A प्लस B प्लस C, तीनों की टोटल यूनिट कितनी है? 5 4 9, 9 3 12, 12 यूनिट है। टोटल काम कितना है? 60। 12 यूनिट होगा एक दिन में, तो टोटल कितना हो जाएगा? 12 पंचे 7, तो टोटल काम कितने दिन में खत्म हो जाएगा?
5 दिन में खत्म हो जाएगा। इस सारे क्वेश्चन पहले सॉल्व करो, बहुत आसान है, कोई प्रॉब्लम वाली चीज नहीं है। ये क्वेश्चन नंबर आता है बहुत बढ़िया, टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस का वेरी परफेक्ट क्वेश्चन है। इसको सॉल्व करके देखो कितना मजा आने वाला है। एक कार 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 5 घंटे में 200 किलोमीटर की दूरी तय करती है। ठीक है, यहाँ पे चाल दिया है 40 किलोमीटर प्रति घंटा, तो आगे वाली चीज जो लिखी है कि 5 घंटे में 200 किलोमीटर दूरी तय करती, ये लिखा होता या ना लिखा होता कोई फर्क ही नहीं पड़ता, केवल दूरी दे देता कि 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 200 किलोमीटर की दूरी तय करती है। तो टाइम हम तुरंत निकाल लेते, 5 घंटे का टाइम लगा हुआ है। चलो ठीक है, जो दे दिया वो दे दिया। यदि कार की चाल 25% की बढ़ा दी जाए, 25% का मतलब समझते हो क्या होता है? 25% का मतलब होता है 1/4। तो चाल V1 V2 25% बढ़ा दी जाए, पहले 4 थी और अब कितनी हो गई? 5। चाल का अनुपात है ये चाल का अनुपात है। V1 V2 यहां ना लिखो, ये पहले की चाल है, ये पहले, ये बाद की चाल। तो पहले की चाल 4 थी, जब 20% बढ़ा दी गई 25% तो कितनी हो गई? 5। तो समय का रेशियो जस्ट इनका रिवर्स हो जाएगा, 5:4 हो जाएगा। ठीक है, चालों का अनुपात रिवर्स होता है समय का अनुपात। तो समय में कितने प्रतिशत की कमी आएगी? तो 5 से 4 हो गया है, 1 की कमी आई है कितने पे? 5 पे, तो गुणे में 100, तो टोटल 20% इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगर क्वेश्चन समझ में नहीं आया तो फिर से देखो, रिमाइंड करके देखो, पूरा क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ जाएगा। चाल के रेशियो का उल्टा होता है समय का रेशियो, ये बात हमने बहुत अच्छे से बता रखी है पिछले वीडियो में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं कि एक घनाभाकार बक्सा 13 सेंटीमीटर लंबा, 11 सेंटीमीटर चौड़ा, 9 सेंटीमीटर ऊंचा है। एक घनाकार बक्से की भुजा 12 सेंटीमीटर है। तनु इन बक्सों को 1 सेंटीमीटर भुजा वाले 360 घन पैक करना चाहती है, तो उन घनों की संख्या है जो इनमें पैक नहीं हो पाएंगे। अब देखो, पहले घनाकार का जो आयतन है वो कितना है, तो घनाकार बक्से में पैक करने वाले घनों की संख्या पहले हम लोग निकालेंगे। घनों की संख्या, घनों की, अच्छा घनों की, घन है सबकी लंबाई सेम रहती है, 13 × 11 × 9, ये घनाकार की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई हो गई। घन कितने हैं? 1 × 1 1 × 1, तो इसका टोटल मल्टीप्लाई कर दोगे तो आ जाएगा 1287। मतलब कुल उसमें 1287 हम लोग भर सकते हैं। आगे क्या करना है? अब घनाकार बक्से में पैक करने वाले घनों की संख्या कितनी होगी? इसके लंबाई कितनी है? 12 × 12 × 12, तो देखोगे टोटल आएगा 1728। तो ये और ये टोटल पैक करना है, तो टोटल कितने हैं? 7 7 14 15 5 9 9 2 11 3 7 3 10 3 3015। तो यहाँ पे 3015 घन इसके अंदर पैक किए जा सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं किए जा सकते। लेकिन सवाल में कह रहा था कि 3060 घन पैक करना चाहती है, तो उन घनों की संख्या ज्ञात कीजिए जो पैक नहीं हो पाएंगे। तो 3015 जब घटाओगे यहाँ से तो 45 घन ऐसे बचेंगे जो पैक नहीं हो पाएंगे। तो बी इसका जो होगा वो अपना करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 13 पे आते हैं। किसी आयत की लंबाई तथा चौड़ाई क्रमशः 48 सेंटीमीटर और 21 सेंटीमीटर है। आयत है, इसकी लंबाई जो है 48 है, चौड़ाई है 21, तो ये भी 48 होगा और ये 21 होगा। किसी वर्ग की भुजा इस आयत की लंबाई की 2/3 है। लंबाई देखो ये है 48, और 48 का 2/3 कितना होगा? तो 2 1 3 1 3 3 18 16 दूनी 32 सेंटीमीटर का एक वर्ग है। 32 सेंटीमीटर भुजा का क्या है? एक वर्ग है। 32 32 32। इनके क्षेत्रफल वर्ग सेंटीमीटर, क्षेत्रफलों का योग पूछा गया है। 2/3 है इनके क्षेत्रफलों का योग। इसका एरिया निकाल लो। इसका एरिया निकालोगे तो कितना आएगा? 48 × 21,
लंबाई गुणे चौड़ाई होता है एरिया। तो 48 दूनी 96 और प्लस 48, तो 8 6 14 की 4 हासिल है 1, 10 4 14 144 ये हो गया इसका। प्लस 32 का स्क्वायर करेंगे तो 0 4 9 3 दूनी 6 और 12 4 2 10 1024, तो 1024 इसमें ऐड कर देंगे तो 4 4 8 8 इसमें यूनिट डिजिट है, तो यही 4 4 8 और 4 2 6 1 1168 इसका जो होगा वो राइट आंसर रहेगा। लेकिन 1008 और 1024 ये मल्टीप्लाई चेक करते 48 गुले 21, 48 दूनी 96, अच्छा 20 है 960, 960 प्लस 48, 48 एकम 48, तो 8 6 4 10 की 0 हासिल 1008 है, सॉरी यहाँ पे 1008 होगा, इसको आप लोग थोड़ा सा करेक्ट कर लेंगे। 1008 जब इसको ऐड करेंगे तो 8 4 12 यूनिट डिजिट 2 302, तो ए ऑप्शन इसका जो होगा वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 14। बहुत अच्छा क्वेश्चन हमारे पास आता है, इसका सॉल्यूशन देखेंगे। इसको एक बार आप लोग चेक जरूर करिएगा अपनी कॉपी पे लगा के, वीडियो को रोक के, ठीक है, उसके बाद आगे वीडियो देखिएगा। सॉल्यूशन हम लोग करते हैं। यहाँ पे क्या दिया है कि एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 बराबर 0। तो यहां से एक चीज सॉल्व कर सकते हो कि इस पूरे इक्वेशन को लिखो एक्स स्क्वायर प्लस 1 बराबर 3x, इसको x से डिवाइड कर दो, पूरे इक्वेशन को x से डिवाइड कर दो। तो यहां से देखोगे एक्स एक्स कैंसिल आउट, एक x यहां से कटेगा तो x प्लस 1 अपॉन एक्स बराबर 3। तो x प्लस 1 अपॉन एक्स की वैल्यू कितनी आ जाती है, यहाँ पे 3 आ जाती है। x प्लस 1 अपॉन एक्स इक्वल टू 3 आ जाता है अगर, तो इसका स्क्वायर कर लेते हैं, स्क्वायर वर्क कर दो। तो x इसका मतलब क्या करना है, वर्क करना है। तो x प्लस 1 अपॉन एक्स का जब स्क्वायर करोगे तो इधर 3 का स्क्वायर हो जाएगा, तो यहाँ जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2a और b, ये 3 तरह का 9 स्क्वायर, एक्स कैंसिल आउट आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इक्वल टू 9 माइनस 2 बराबर 7। तो यहाँ पे आ गया। क्वेश्चन हमारे पास दे रखा था एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस 1 बटे एक्स स्क्वायर। तो जो स्क्वायर वाले टर्म है इनको एक पास कर लेते हैं, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर ये एक साथ हो जाएगा, प्लस एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स ये एक साथ हो जाएगा। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर की वैल्यू 7 दे रखी थी, हम लोगों ने निकाली है ये। एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स की वैल्यू क्या निकाली थी, ये 3 निकाली थी। तो 7 प्लस 3 10, डी इसका जो होगा वो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे कुछ नहीं है, थोड़ा सा ध्यान से दोबारा देखेंगे तो पूरी बात समझ में आ जाएगी। कई सारे क्वेश्चन इस मेथड से लगाए जा सकते हैं बिना किसी तकलीफ, बिना किसी परेशानी के। तो चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 15। 144 पेन बेचने पर राम को 6 पेनों के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है। तो हानि होती है, 144 पेन बेच रहा है, 6 की हानि हुई, मतलब कितने बेचे उसने, टोटल कितने का लागत मूल्य लगा है उसके पास, 150 पेनों का लागत मूल्य उसने लगाया है। 6 की हानि हुई है 150 पे, कुल लागत मूल्य पे गुणे 100। तो यहां से देखोगे 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 3 दूनी 6, 2 दूनी 4, 4% जो हो जाएगा वो इसका टोटल हानि प्रतिशत आ जाएगा आंसर। बात समझ में नहीं आई होगी तो बात दोबारा समझो। 144 पेन बेचने पर राम को 6 पेनों के विक्रय मूल्य के बराबर हानि हुई, मतलब 144 पेन तो गए हैं उसके पास से, साथ में 6 और चले गए, तो कितने चले गए टोटल, कहोगे 150 चले गए। 150 चले जाने का मतलब क्या हुआ कि 150 पेनों का जो लागत मूल्य था वो चला गया है। बेचा तो अभी उसने 144 ही है,
लेकिन घाटा कितने के बराबर हो चुका है, कितने के बराबर वो बेच चुका है, वो 150 पेन के बराबर पैसे के पेन बेच चुका है। तो 6 का उसको हानि हुई है कितने रुपए पर, 150 रुपए पर। तो यहाँ से लाभ हानि प्रतिशत निकाला तो 4% इसका राइट आंसर आता है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 16 है, मोहन ने एक कार 2,50,000 में खरीदी और रुपए 3,48,000 में बेच दी, तो उसे कार पर कितने प्रतिशत का लाभ हुआ। 3,48,000 की बेच दी है तो टोटल इसको 98,000 का प्रॉफिट हुआ है, 98,000 का। 50,000 इधर, 48,000 इधर, 50 और 98,000 बटे कितने पे हुआ है, 25, 2,50,000 पे। प्रतिशत पूछा गया है तो टोटल यहां से 2 जीरो कैंसिल, 2 जीरो और कैंसिल हो जाएंगे, तो 980 बटे 25, तो 55 25, 5 1 9 5, 4 5 9 45, 5 6 30, 5 से काटेंगे, 5 दिए 15, 4 5 9 45, 5 10, 39.2 इसका जो होगा वो बिल्कुल राइट आंसर होगा। ये क्वेश्चन अपने आप कर सकते थे, बहुत ही आसान है। चलिए बच्चों, दोस्तों आते हैं अपने नए क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 17, इसको सॉल्व करो। अच्छा, ये बहुत आसान है, अपने आप करके दिखाओ, जल्दी जल्दी करो। क्वेश्चन दिया हुआ है, सॉल्यूशन देखते हैं इसका। साधारण ब्याज की किस दर से किसी धन का 10 वर्ष का ब्याज उस धन का 2/5 हो जाएगा। यहां पे दिया है उस धन का कितना हो जाएगा, 2/5। 2 यहाँ जो 5 है, 5 क्या है, वो धन है, और उस धन पर कितना ब्याज मिला है, 5 पे 2 रुपए का ब्याज मिला है। तो 2 रुपए का ब्याज मिला है कितने पे, 5 पे। दर क्या है पता नहीं, निकालनी है। टाइम कितना है, 10% बटे 100। सिंपल इंटरेस्ट SI का फॉर्मूला होता है मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100। तो सिंपल इंटरेस्ट 2 रुपया था, मूलधन कितना है हमारे पास, 5 रुपया है, दर R निकालनी है, T दिया है 10 साल, बटे 100। तो यहां से इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो यहां से 0 0 कैंसिल आउट, 5 दूनी 10, 2 का 2 से मल्टीप्लाई, R बराबर 4% जो होगा वो इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा, ओनली 4%। तो ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो इसका राइट आंसर होता है। ये चलो अच्छा क्वेश्चन है, फिलहाल थोड़ा सा ये बात यहाँ पे ध्यान रखेंगे कि जब 2/5 दिया है, ये 2/5, तो मतलब 5 रुपए पर 2 का साधारण ब्याज प्राप्त हुआ है 10 वर्ष में। ठीक है, ये बात थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे। इस टाइप के और सारे क्वेश्चन कर लेंगे तो आगे दिक्कत नहीं होगी। क्वेश्चन नंबर 18 दिया है, किसी आयताकार खेत का विकर्ण जो है 17 मीटर है। ये कोई आयताकार खेत है, इसका जो विकर्ण है दोस्तों ये 17 मीटर है, तथा परिमाप जो है इसका टोटल आयताकार का परिमाप, लंबाइयां चौड़ाइयां सामने सामने भुजाएं बराबर बराबर, तो टोटल परिमाप होता है 2x + y। परिमाप है 46। विकर्ण नॉर्मली होता है √x² + y², तो मतलब √x² + y² की वैल्यू दे रखी है 17। तो रूट इधर से हटाएंगे, 17 का स्क्वायर हो जाएगा, 17 का स्क्वायर होता है 289। अब देखो बात यहां से कि ये वाला जो 2 से इधर कैंसिल आउट, तो x + y = 23। क्षेत्रफल क्या होगा पूछा गया है, तो मतलब x गुणे y, x इंटू वाई, ये वैल्यू हमको फाइंड आउट करनी है, x इंटू वाई। करना कुछ नहीं है, बस इस वाली इक्वेशन का स्क्वायर कर देना है। x + y का स्क्वायर का सूत्र फॉर्मूला खोलोगे, x² + y² + 2xy। 23 का स्क्वायर कितना होगा दोस्तों, 3 × 9 529, समथिंग अबाउट 529। अब देखो ये x² + y² की वैल्यू हमारे पास ऑलरेडी है 289, तो यहाँ पे 289 पुट करेंगे, प्लस 2xy = 529। तो यहाँ से 2xy की वैल्यू आ जाएगी 529 माइनस 289, माइनस करेंगे तो 12 में से 8 गया 4, 3 में से 2, 4 में से 2 गया 2, 240। 2xy की वैल्यू 240, 2 से इसको भी कट कर देंगे तो 120 बचेगा।
मतलब क्या हुआ कि x इंटू वाई की वैल्यू कितनी हो गई 120। मतलब ये हुआ कि x इंटू वाई की वैल्यू कितनी हो गई 120 रुपया। 120 है तो यहाँ पे हमको फाइंड क्या करना था, फाइंड करना था x और y की वैल्यू, क्योंकि यही क्या था इसका एरिया था। तो एरिया 120 आ गया, तो 120 यहाँ पे इसका जो होगा वो बिल्कुल राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 देखो क्या कहता है कि दो घनों के आयतन का अनुपात घन का आयतन 27:64 है। इनके संपूर्ण पृष्ठों के क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात करना है। तो घनों के आयतन का अनुपात दिया है। घन का आयतन क्या होता है, घन का आयतन होता है a क्यूब बराबर है 27। ठीक है, तो दूसरे घन का आयतन कितना है a क्यूब, ये a1 क्यूब मान लेते हैं, a2 क्यूब मान लेते हैं 64। तो पहले घन की भुजा हमने a1 मानी थी साइड, तो इसका जो आयतन होता है a1 का क्यूब इक्वल टू 27। तो यहां से a1 की वैल्यू आएगी, साइड की वैल्यू आ जाएगी 3, क्योंकि 3 का क्यूब 27 होता है। यहां से a2 साइड जो आ जाएगी वो आ जाएगी 4, 4 चौके 16 चौके 64, क्योंकि तो एक घन की साइड हो गई 2, ये 3, एक घन की साइड हो गई 4। पूछा गया है संपूर्ण पृष्ठों के क्षेत्रफलों का अनुपात, टोटल सरफेस एरिया का रेशियो TSA/TSA। मतलब पहले घन का और दूसरे घन का टोटल सरफेस एरिया, और घन के सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है 6a1² / 6a2²। यहां से 6 कैंसिल आउट हो जाएगा, a1² 3² / 4², 9:16। ये हमारे पास जो होगा इसका वो बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जल्दी देखते हैं इसको। तो इसको पहले जल्दी से फटाफट वीडियो पॉज कीजिए और क्वेश्चन करके दिखाइए तुरंत। 2 मिनट का आंसर टाइम है आपके पास, सॉल्यूशन हम लोग करते हैं तब तक। सॉल्यूशन है, दो संख्याएं 3:4 के अनुपात में है तथा इनका लघुत्तम समावर्तक 84 है। इसमें बड़ी संख्या कौन सी है? तो माना संख्याएं कौन कौन सी है? माना संख्याएं 3x और 4x हैं। 3x और 4x का एलसीएम, 3x, 4x का जो एलसीएम होगा ये कितना होगा? 4 × 12x, ये 12x एलसीएम होगा। अब 12x की वैल्यू दे रखी है 84, 84 एलसीएम 84 क्वेश्चन में दे रखा था, तो यहां से 12 7 84, आई थिंक x = 7 आ जाएगा। अब दोनों नंबर हम फाइंड आउट कर सकते हैं। पहला नंबर है 3x, दिस मीन्स 3 × 7, नाउ 21, एंड सेकेंड नंबर इज 4x, नाउ 4 × 7, 28। तो बड़ा नंबर पूछा गया था, तो 28 जो होगा उसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका जो होता है वो बिल्कुल आपका राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 21 में क्या दिया हुआ है कि 1/3, 2/9, 5/6, 4/7 का लघुत्तम समावर्तक क्या होगा? तो जो भिन्न का रेशियो होता है, भिन्नों का एलसीएम, तो नॉमिनेटर होता है जो अंश का एलसीएम बटे हर का एचसीएफ। हर का क्या निकालते हैं? HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मतलब मासा। तो अंश क्या है? 1 है, 2 है, 5 है, 4 है। इन सब का जब एलसीएम निकालेंगे हम लोग तो लगभग आ जाएगा हमारे पास 5, 4, 2, 1, 2 का एलसीएम आ जाएगा 20। 3, 9, 6, 27 का जो एलसीएम आ जाएगा। HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मतलब ऐसा सबसे बड़ा नंबर जिससे तीनों नंबर डिवाइड हो जाए। तो ये क्या आएगा हमारे पास? ये आ जाएगा 3 से ये भी डिवाइड हो जाएगा, ये भी डिवाइड होगा, 9 भी, 6 भी डिवाइड होगा, 27। तो 20/3 ये जो होगा इसका वो राइट आंसर हो जाएगा। ये फॉर्मूला ध्यान रखेंगे, जब भी अगर एचसीएफ पूछा जाता
तो अंश का HCF निकालते और हर का LCM निकालते। LCM पूछा गया था तो अंश का LCM बटे हर का HCF। क्वेश्चन नंबर 22 में क्या दिया हुआ है? A और B मिलकर कार्य को 9 दिन में पूर्ण कर सकते हैं, जबकि B और C मिलकर उसे 15 दिन में पूर्ण कर सकते हैं। तीनों एक साथ मिलकर कार्य को 6 दिन में पूर्ण कर सकते हैं, तो A और C एक साथ मिलकर यह कार्य कितने दिन में पूर्ण करेंगे? तो A प्लस B कितने दिन में कर सकते हैं? 9 दिन में। B प्लस C मिलकर कितने दिन में करते हैं? 15 दिन में। फिर आप देखोगे कि तो A प्लस B प्लस C तीनों मिलकर कितने दिन में करते हैं? 6 दिनों में। तो फिर से इनका सबका एलसीएम लेंगे तो 15 छक्का 90 आई थिंक 90 इसका एलसीएम ठीक रहेगा। तो 9 से जब 90 को डिवाइड करेंगे तो 10 आएगा, ठीक है। 15 छक्का 90 6 आएगा और यहाँ पे 15 आ जाएगा। तो यूनिट की वैल्यू यहाँ पे आ गई। ए प्लस बी का जो क्षमता है वो 10 है, बी प्लस सी की क्षमता 6 है, ए प्लस बी प्लस सी की क्षमता कितनी है? 15 है। अब कह रहा है कि ए और सी मिलकर कितने दिन में काम कर लेंगे। तो हम लोग ए और सी की क्षमता टोटल निकालते हैं। जैसे कैसे निकलेगी देखो, पहली वाली जो लाइन दी है यहां से ए प्लस बी बराबर दे रखा है 9, फिर इसके आगे थर्ड नंबर पे ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू दे रखा है 15। ये वैल्यू जो है ये इसके इक्वल है 15 के। अब यहां पे a प्लस बी की वैल्यू ऊपर क्या है 9, ये हम लोग यहां पुट कर देंगे, प्लस सी इक्वल टू 15। तो यहां से c की वैल्यू आ जाएगी 6। अब c की वैल्यू 6 आ गई है तो ये लोग ये वैल्यू हम कहां रख देंगे? सेकेंड नंबर पे, इस वाले में, क्योंकि b प्लस सी यहां पे दे रखा था, ये कितना होता है 6। तो b हमको निकालना है, c की वैल्यू 6 है और टोटल कितना है 6 है। तो b की तो क्षमता यहां पे आ जाती है 0। तो ऐसा कैसे होगा? 15 छक्का 90 होता है 6, a प्लस बी 9 दाहम 90 और 6 कनम 6 6 पंचे 30, 15 यूनिट आ गया। तो इसका मीन्स क्या हुआ कि b प्लस सी बी की वैल्यू, b की जो क्षमता है वो 0 है, a की क्षमता 10 होगी। पूछा गया ए और सी, अच्छा ए सी का पूछा गया है तो इसको ये नहीं करते, यहां से नहीं करेंगे। सी की क्षमता आ गई है 6 सॉरी। फिर से इसी इक्वेशन को उठाएंगे, ये बड़ी वाली जो दिया है ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी, ये दिया है 15। अब c की मिल गई, ए बी प्लस सी की वैल्यू हमारे पास क्या है? बी दूसरा नंबर देखेंगे b प्लस सी, ये है 6। तो यहां पे हम रखेंगे 6 बराबर 15। तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 9। a की वैल्यू आ गई 9। अब कह रहा है कि a और c दोनों मिलकर कितने दिन में कर लेंगे? तो टोटल है 90 और 9 6 होता है 15, 15 छक्का 90। तो टोटल a और c कितने दिन में मिलकर करेंगे? 6 दिन में करेंगे। ये इसका राइट आंसर होता है क्वेश्चन नंबर 23। 23 पे आते दिया है, एक आयताकार पार्क 45 मीटर लंबा 30 मीटर चौड़ा है। पार्क के बाहर चारों ओर 2.5 मीटर चौड़ा एक रास्ता बना है। तो रास्ते का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। 45 मीटर लंबा और 30 मीटर चौड़ा, 45 मीटर लंबा 30 मीटर चौड़ा ये पार्क है। इसके बाहर एक 2.5 मीटर का रास्ता बना हुआ है, 2.5 मीटर का रास्ता है। ये जो चौड़ाई है इसकी वो कितनी है? 2.5। अब इसका क्या करना है? क्षेत्रफल ज्ञात करना है, रास्ते का क्षेत्रफल। तो इसको ऐसे ऐसे मिला लेते हैं, यहां पर इसको इधर मिला लेते हैं। तो ये इसकी लंबाई कितनी थी? 45 थी, तो ये भी ऊपर की 45 होगी। ये इतना 2.5 इधर का और इधर का 2.5, तो टोटल देखोगे टोटल 5 हो जाएगा। 2.5 ये 2.5 5 हो गया, ठीक है। 5 और 45 ये पूरा मिला के कितना हो जाएगा? 50। ये पूरा कितना हो जाएगा? 50 हो जाएगा। ध्यान से देखिएगा, ये हो गया 50, ठीक। ये देखिए, ये जो होगा ये साइड अगर ये 30 है तो ये भी 30 होगी। 2.5 ये भी है
और 2.5 नीचे का भी है। तो टोटल अगर इसको ऐड करोगे तो कितना मिलेगा हमारे पास, 35 मिलेगा। तो लंबाई, टोटल लंबाई और इसकी चौड़ाई आ गई 50 और 35। फिर अंदर की हमको 45 और 30 दे रखी थी। तो बाहर वाले आयत का क्षेत्रफल निकाल के अगर अंदर वाले आयत का क्षेत्रफल घटा दोगे तो क्या होगा, जो भी ये रास्ता है, साइडेड एरिया है, इसका एरिया आ जाएगा हमारे पास। तो बाहर का जो आयत है उसका क्षेत्रफल कितना होगा, 50 गुणे 35, माइनस अंदर वाले का क्षेत्रफल होगा 45 गुणे 30, 45 गुणे 30। तो अंदर जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो 0 5 25, 5 15, 16 17, 1750 माइनस 0 3 5 15 की 5, 3 चौके 12, 1 13, 1350, 1750, तो आ जाएगा 400 मीटर स्क्वायर जो होगा वो इसका बिल्कुल परफेक्ट आंसर होगा। ये तरीका भी बिल्कुल परफेक्ट है, इससे अच्छा तरीका आप लोग नहीं मिलेगा। फॉर्मूला याद करोगे तो याद करते ही रह जाओगे, कभी याद नहीं होगा। इससे अच्छा है कि मेथड एक बार समझ लो पूरा, फिर कभी इसको देखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, चाहे जैसा क्वेश्चन आ जाए कर लोगे आप लोग। क्वेश्चन नंबर 24 दिया है, दो संख्याओं का महत्तम मतलब माशा 13 और लासा जो है 1989 है। यह इसमें एक संख्या 117 है तो दूसरी वही। एलसीएम इंटू एचसीएफ बराबर फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर। 13 इंटू 1989 इक्वल टू पहला नंबर 117, दूसरा नंबर मान लिया कितना है, x है। तो 13 9 शायद 117 होता है, 9 से डिवाइड कर देंगे, 9 दूनी 18, 9 दूनी 18, 9 1 9, 221 जो होगा वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी जो इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं जो हमारे आज का लास्ट क्वेश्चन है। आंकड़ों में दिया है 25 15 23 40 27 25 23 42 का परिसर। परिसर का मतलब होता है रेंज। रेंज ज्ञात करनी है इसकी। तो रेंज क्या होती है, जो सबसे बड़ा नंबर है उसमें से सबसे छोटा नंबर माइनस कर दो, रेंज आ जाएगी। देखोगे कि सबसे छोटा नंबर कौन सा मिलेगा आपको, 15। ठीक है, सबसे बड़ा नंबर यहाँ पे क्या मिलेगा, 42। 42 में से 15 माइनस करोगे तो 12 में से 5 गए 7, 27 जो हो गया उसकी रेंज हो जाएगी। तो ये भी हमारे पास जो स्टैटिस्टिक के क्वेश्चन है, 1-2 क्वेश्चन हम लोग हर वीडियो में ऐसे ही करते रहेंगे। अगले वीडियो में आपको कुछ चार्ट से रिलेटेड या फिर उससे ग्राफ से रिलेटेड क्वेश्चन भी इसमें देखने को मिलेंगे, जैसा UPSSC अक्सर पूछा करता है। सारे के सारे जो क्वेश्चन पेपर है लेटेस्ट पैटर्न पे आप लोगों को मिलने वाले हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत थैंक्स सभी दोस्तों का। और बस एक ही रिक्वेस्ट है कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़रूर सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी करवाएं, जिससे हमारे आने वाले वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके। तब तक के लिए थैंक्स, मिलते हैं अगले वीडियो में। सब लोगों को बाय बाय।